आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व पुराने समय के इंसानी जीवन को जानने का एक तरीका है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो बीते समय के लोगों द्वारा बनाई और इस्तेमाल की गई चीजों के अध्ययन से जुड़ा है। इसमें सबसे पहले बने पत्थर के औजारों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं की कला, उनके बनाए उपकरण और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीकें भी शामिल हैं। प्राचीन चीजों के इस विज्ञान के जरिए हम प्राचीन और विलुप्त संस्कृतियों के बारे में जान पाते हैं। और इस आर्कियोलॉजी की एक ब्रांच है सोशल आर्कियोलॉजी यानी सामाजिक पुरातत्व, जो केवल वस्तुओं का अध्ययन नहीं करती बल्कि समाजों की संस्कृति, रिश्तों, रीति रिवाजों को समझने की कोशिश भी करती है। क्योंकि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हमेशा से समाजों में रहे हैं और हर समाज की अपनी एक अलग पहचान होती है। ये पहचान उनके पहनावे, रीति रिवाजों, खाने पीने की आदतों और उनके जीवन के तरीके से बनती है। इसलिए इनके बारे में जानकर ही समाज के बारे में जाना जा सकता है। ये पता लगाया जा सकता है कि उन समाजों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या थे। पुराने समाजों के बीच सामाजिक संबंध कैसे थे? क्या उनकी संस्कृति समय के साथ बदली है? ऐसे सभी सवालों के जवाब ढूंढता है सोशल आर्कियोलॉजी। इसका विकास समय के साथ होता गया। पहले सिर्फ वस्तुओं का अध्ययन ही किया जाता था, लेकिन बाद में इसे समाज की संरचना, संबंध और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ। गॉर्डन चाइल्ड ने पुरानी चीजों में सामाजिक पैटर्न देखने की शुरुआत की। उनका मानना था कि चीजें सिर्फ हमारी जरूरतों को नहीं, बल्कि समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाती है। फिर प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी ने आर्कियोलॉजी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की और पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी ने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का भी इस पर काफी असर पड़ा। मार्क्सवाद ने समाज के अंदर वर्ग संघर्ष और असमानताओं को उजागर करने का प्रयास किया था और इयान हॉडर, माइकल शेंक्स और लिन मैस्केल जैसे विद्वानों ने सोशल आर्कियोलॉजी के बारे में नए विचार दिए। इयान हॉडर ने आर्कियोलॉजी को ज्यादा रचनात्मक बनाने पर जोर दिया, यानी सिर्फ चीजों को खोजने और उनके बारे में बताना ही काफी नहीं होगा, बल्कि ये भी समझना होगा कि उन चीजों का मतलब क्या था और लोग उन्हें कैसे इस्तेमाल करते थे। माइकल शेंक्स ने आर्कियोलॉजी को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया माना, यानी इसे सिर्फ चीजों के बारे में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि लोगों, उनकी सोच और उनके रीति रिवाजों के बारे में भी समझना जरूरी है। और लिन मैस्केल ने कहा कि आर्कियोलॉजी में लिंग और पहचान को भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी ये भी देखना चाहिए कि अलग अलग जेंडर के लोगों यानी महिला और पुरुष के जीवन कैसे अलग थे और उनकी पहचान कैसे बनी थी। इस तरह इन नए विचारों ने सोशल आर्कियोलॉजी को एक नया रूप दिया। सोशल आर्कियोलॉजी का अध्ययन करने के लिए, यानी हमारी पहचान और जीवन के तरीकों के बारे में जानने के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर का अध्ययन भी करते हैं और साइट एनालिसिस और इकोलॉजिकल स्टडीज भी करते हैं। आर्टिफैक्ट्स या कलाकृतियां ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाया होता है, जैसे बर्तन, उपकरण, गहने और रोजमर्रा की चीजें। इनकी स्टडी से पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह के बर्तन, औजार और चीजें इस्तेमाल किया करते थे और उन्हें इस्तेमाल करने का पर्पस क्या था। उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो ये पता चलता है कि उस समाज के लोग भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। अगर गहने मिलते हैं तो इससे समाज के वर्ग और उनके सामाजिक स्तर का भी अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं पुराने घर, मंदिर, मकबरे और महल जैसे स्थानों के आर्किटेक्चर का अध्ययन करने से समाज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि उस समय के लोगों की जीवन शैली और धार्मिक प्रथाएं क्या थी। साइट एनालिसिस में पुरानी बस्तियों और शहरों के लेआउट का अध्ययन किया जाता है, जिससे उस समय के लोगों के घर और बस्तियां बनाने के तरीके पता चलते हैं। इन तीनों तरीकों से आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये समझना आसान हो जाता है कि पुराने समय में किसी समाज के लोग कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी और सामाजिक संरचना कैसी हुआ करती थी। और इकोलॉजिकल स्टडीज में ये जानने की कोशिश की जाती है कि पहले के समाज किस तरह के पर्यावरण में रहते थे और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते थे। उदाहरण के लिए, अगर पुरानी सभ्यताओं में बहुत ज्यादा कृषि होती थी तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय के लोग कौन सी फसलें उगाते थे और किस तरह के तकनीकी विकास से वो अपने पर्यावरण का उपयोग करते थे। सोशल आर्कियोलॉजी के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, समय। दूसरा, पहचान और सामाजिक संरचना। और तीसरा, सामाजिक स्मृति। यहाँ पर समय का मतलब है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक खास चीज कब बनाई गई थी और क्या समय के साथ उसमें कोई चेंज आया था। जैसे बीते समय में बर्तन अलग अलग तरह के होते थे,
कुछ साधारण होते थे, जबकि कुछ बहुत खूबसूरत या जटिल आकार के होते थे। इन बर्तनों का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि उन चीजों का डिजाइन समय के साथ बदलने का क्या कारण था। क्या लोगों की जरूरतें बदल गई थी या फिर उनके पास नई तकनीकी जानकारी आई थी। इसी तरह पहचान और सामाजिक संरचना पहलू के अनुसार हर समाज का एक खास तरीका होता है अपनी पहचान को दिखाने का। समाज के लोग अपनी पहचान को अपने पहनावे, रीति रिवाजों, खाने पीने की आदतों और धार्मिक गतिविधियों के जरिए व्यक्त करते थे। उदाहरण के लिए किसी पुरानी कब्र में मौजूद कंकाल के साथ अगर कुछ गहने या हथियार होते हैं तो ये समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति किस सामाजिक वर्ग से था। क्या ये गहने किसी खास वर्ग के लोगों से संबंधित थे? क्या ये चीजें उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाती थीं? ऐसे सभी सवालों के जवाब सोशल आर्कियोलॉजी के इस पहलू में कवर होते हैं। और सामाजिक स्मृति का मतलब होता है समाज के लोगों की सामूहिक यादों और इतिहास को कैसे संरक्षित किया गया। बहुत सारी पुरानी दीवारों पर चित्र, निशान या घटनाएं बनी होती हैं जो किसी खास सामाजिक याद को दर्शाती हैं। इन चित्रों और निशानों का अध्ययन करके हम ये समझ सकते हैं कि उस समाज के लोग किन घटनाओं या कहानियों को याद करते थे। इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सोशल आर्कियोलॉजी की स्टडी की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर सोशल आर्कियोलॉजी के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। यहाँ पर मिले बर्तन, औजार और संरचनाएं बताती हैं कि उस समय व्यापार, सामाजिक संरचना और संस्कृति कितनी ज्यादा विकसित थी। इन स्थानों की खुदाई में ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जिनसे हमें उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे शहरों की बसावट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सड़कें सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर व्यवस्थित तरीके से बने थे और उनमें बाथरूम भी थे और पानी निकालने के लिए नालियां भी बनी हुई थी। ये सब देखकर लगता है कि उस समय के लोगों ने मिलकर के अपने शहरों को अच्छे से बसाया था। इस खुदाई में मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के औजार, मनके और मुहरें भी मिली हैं। ये चीजें दिखाती है कि उस समय के लोग अलग अलग काम करते थे। कुछ लोग बर्तन बनाते थे, कुछ औजार बनाते थे, कुछ व्यापार करते थे और मुहरों से पता चलता है कि वो व्यापार के लिए चीजों पर अपनी पहचान लगाते थे। खुदाई में कुछ मूर्तियां भी मिली हैं, जैसे मातृ देवी की मूर्तियां, जो उस समय के लोगों की देवी देवताओं में आस्था को दिखाती है। यहाँ पर मिले खिलौने देखकर ये समझ में आता है कि उस समय के बच्चे खेलते भी थे और उनका मनोरंजन भी होता था। ये सब चीजें बताती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक विकसित समाज था। लोग मिलकर के रहते थे, अलग अलग काम करते थे और उनकी अपनी संस्कृति और मान्यताएं थी। इन शहरों के बारे में जानकर हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन सोशल आर्कियोलॉजी सिर्फ हमारे इतिहास और अतीत का अध्ययन ही नहीं करती, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने में भी मदद करती है। इसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि अतीत के समाजों की संरचना ने आज के समाज को कैसे प्रभावित किया और अतीत के चेंजेस का अध्ययन करके हम भविष्य में होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय बदलावों की दिशा में अनुमान भी लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम किसी प्राचीन समाज में सामाजिक स्तरीकरण या सोशल डिफरेंशिएशन की एविडेंस को देखते हैं तो ये हमें आज के समाज में मौजूद असमानताओं को समझने में मदद कर सकता है। इसी तरह अगर हम किसी प्राचीन समाज में क्लाइमेट चेंज के प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो ये हमें भविष्य में क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के लिए तैयार रहने में मदद कर सकता है। इस तरह हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती है सोशल आर्कियोलॉजी। लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि बहुत सारी चीजें तो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टडी नहीं की जा सकती। और एक चुनौती ये भी है कि कई बार जिस चीज का अध्ययन किया जाता है उसका असल उद्देश्य समझना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद सोशल आर्कियोलॉजी हमारे बीते हुए कल से लेकर आने वाले कल को जानने समझने में मदद करती आई है और आगे भी करती रहेगी, जिससे हमें अपने समाज के विकास, परिवर्तनों और चुनौतियों के बारे में जानने का अवसर मिलता रहेगा। और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस वीडियो को देखने का आपका अनुभव कैसा रहा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस जानकारी के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया है तो लगे हाथ क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमें लगातार यूं ही भेजते रहे। हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।